यस गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आशा महेश की 11th बायो की क्लास के लिए आज हम देखेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम की मेटाफेज अवस्था। इससे पहले वीडियो में अपन ने देखा था प्रोफेज अवस्था, जो कि एक लंबी जटिल प्रक्रिया है जो 5 उप अवस्थाओं से 5 स्टेप से होती है। उसको अपन ने डायग्राम के द्वारा डिस्क्राइब किया था। अब आज अपन मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट जो है इसको अपन डिस्क्राइब करेंगे। ये फर्स्ट इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह अर्धसूत्रीय मियोसिस जो है फर्स्ट है, इसलिए इसको फर्स्ट लगाया गया है। अब अपन देखेंगे कि जो प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा जो है वो बना था, और वह जोड़ा यहाँ पर मेटाफेज में क्या होता है, मध्य में आ जाते हैं। मध्य में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। ये समजात गुणसूत्र हैं। जो समजात गुणसूत्र का जोड़ा बनता है वो क्या कहलाता है, युगली कहलाता है। वो अपन ने पिछले प्रोफेज अवस्था के अंदर पूरा डिस्क्राइब किया था। अब आज अपन देखेंगे कि जो समजात गुणसूत्र हैं वो मध्य में आकर के एक प्लेट में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसलिए इसको मेटाफेज कहा जाता है। तर्कुतंतु जो है ध्रुवों से जुड़ जाते हैं, तर्कुतंतु उपकरण स्पष्ट बन जाते हैं और ध्रुवों से जुड़ करके यह गुणसूत्रों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ केंद्रक झिल्ली पूर्ण लुप्त हो जाती है। अपन ने देखा था प्रोफेज में लास्ट में डाइकाइनेसिस फेज के अंदर अपन ने देखा था कि केंद्रक झिल्ली जो है वह लुप्त होने वाली स्थिति में दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती, केंद्रिका तो लुप्त हो ही जाती थी, लेकिन यहाँ पर केंद्रक झिल्ली भी लुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली लुप्त, तर्कुतंतु स्पष्ट बनने लगते हैं। वहाँ तर्कुतंतु उपकरण जो है बिल्कुल थोड़े से बनने लगते हैं, यहाँ पर स्पष्ट बन करके ध्रुवों से जुड़ जाते हैं। युगली गुणसूत्र मध्य में आकर के मध्यावस्था पट्ट का निर्माण करते हैं। ये मध्य में आ गए हैं और दोनों समजात गुणसूत्र मध्य में आकर के पट्ट का निर्माण करते हैं, जिसे मध्यावस्था पट्ट मध्यावस्था पट्ट कहा जाता है। देन गुणसूत्र की भुजाएं मध्य में और गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर रहते हैं। भुजाएं, ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये भुजाएं मध्य में है तथा ध्रुव जो गुणसूत्र बिंदु है वो ध्रुव की ओर है। तो गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर, इसमें ये जो समसूत्री विभाजन में अपन ने देखा था कि ये गुणसूत्र बिंदु जो है उससे ध्रुव जुड़े होते, मतलब मध्य में रहता है, जबकि यहाँ क्या होता है, ध्रुवों की तरफ आ जाता है और ये फिर गुणसूत्र क्या होंगे, आधे आधे हो जाएंगे। आधे आधे होकर के ये गुणसूत्र यहाँ पर जो है जब विभाजन होगा तो क्या है, ये समजात गुणसूत्र अलग हो गए, जो पेयर है वो पेयर के रूप में हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गुणसूत्र जो है मध्य में आ जाते हैं और गुणसूत्र बिंदु जो है ध्रुव की ओर और जो क्रोमेटिड है वो मध्य प्लेट की तरफ स्थित होते हैं। नेक्स्ट व्यवस्था है अब एनाफेज या पश्चावस्था प्रथम। इस अवस्था में हम देखते हैं कि जो युगली गुणसूत्र है वो पृथक होकर के युगली गुणसूत्र जो है वो पृथक होकर के ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। अब गुणसूत्र पृथक, ये इस तरह से जो समजात गुणसूत्र हैं ये इस तरह से समजात गुणसूत्र जो है वो पृथक हो जाते हैं और ध्रुवों की तरफ
बढ़ने लगते हैं तथा गुणसूत्र यहाँ पर 2n से n हो जाते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, गुणसूत्र 2n थे, लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र जो है वो n रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र जो है ये इस तरह से गुणसूत्र है, ये समजात है, एक डार्क और एक लाइट है, तो ये यहाँ से ये गुणसूत्र यहाँ से ये पृथक हो गए हैं और पृथक होकर के क्या होता है, ये गुणसूत्र इधर चले गए, ये गुणसूत्र इधर आ गए हैं, तो ये गुणसूत्र 2n से n रह गए हैं। तो इस तरह से 2n से गुणसूत्रों की संख्या जो यहाँ पर n हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है टीलोफेज। टीलोफेज में गुणसूत्र जो है वो ध्रुवों पे पहुँच करके पतले व लंबे कुंडलित होने लगते हैं तथा गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य जो है वो गिरने लगता है। चारों तरफ से गुणसूत्रों को केंद्रक द्रव्य जो है चारों ओर से घेरने लगता है तथा बाद में यह केंद्रक झिल्ली का निर्माण कर लेता है तथा इसमें फिर केंद्रिका भी पुनः प्रकट होने लगती है और इस अवस्था के अंत में जो है क्रोमोसोम और पतले लंबे होने लगते हैं तथा केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली जो है वो दिखाई देने लगती है तथा अंत में दोनों के मध्य कोशिका द्रव्य पट्ट बनने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था आ जाती है, ये कोशिका द्रव्य पट्ट बनने लगता है। लेकिन फिर इंटरफेज अवस्था आती है, दो विभाजन के मध्य, एक विभाजन के अंत में और दूसरा विभाजन शुरू होने से पहले जो है वो इंटरफेज आती है। यहाँ पर इस इंटरफेज में केंद्रक द्रव्य जो है केंद्रक झिल्ली का निर्माण कर लेता है और केंद्रिका पुनः दिखाई देने लगती है। इस तरह से ये पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है, जैसे कि अपन ने समसूत्री विभाजन में देखा था। इसी तरह से इसमें जो है मध्य में कोशिका द्रव्य जो है वो पट्ट निर्माण करने लगता है ताकि ये दोनों केंद्रक जो है स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दे। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या, केंद्रक में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n हो जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन में n रह जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम विभाजन में जो अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम विभाजन है उसमें गुणसूत्र समजात गुणसूत्र युगली में होते हैं और ये युगली दोनों जो है अलग अलग होकर के ध्रुवों की तरफ पहुंच जाते हैं, तो 2n से n गुणसूत्र हो जाते हैं और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या n हो जाती है। अब इसके बाद उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय आएगा। द्वितीय आएगा तो द्वितीय में पहली अवस्था वही प्रोफेज, सेकंड, दूसरी मेटाफेज, सेकंड, तीसरी एनाफेज, सेकंड और चौथी टीलोफेज, सेकंड। तो इस तरह से सेकंड विभाजन जब होगा तो वही चार अवस्थाएं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वही होगा और इनमें जो विभाजन होगा, इनमें जो चारों स्टेप जो है आएगी बिल्कुल समान होगा किसके, समसूत्री विभाजन के, माइटोसिस। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गुणसूत्र हैं वो गुणसूत्रों की संख्या समान रह रही है। समजात गुणसूत्र यहाँ नहीं होंगे क्योंकि समजात गुणसूत्र यहाँ पर अलग अलग हो गए हैं
और अलग अलग होकर के ये 2n से n हो गए हैं। अब यहाँ पर n गुणसूत्रों का विभाजन होगा। यहाँ केंद्रक में उपस्थित कौन से हैं? n गुणसूत्र हैं और ये n गुणसूत्र का विभाजन होगा। तो प्रोफेज अवस्था में वही जो है पहले इंटरफेज अवस्था में क्रोमेटिन, ये लास्ट में क्रोमेटिन जाल बनेगा। क्रोमेटिन जाल से ये वापस जो समजात गुणसूत्र है पास में आएंगे और जोड़े बनाएंगे। जोड़े बना करके ये फिर केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका जो है लुप्त होने लगेगी प्रोफेज अवस्था में। फिर तर्कुतंतुओं का निर्माण होने लगता है। यहाँ पर तर्कुतंतु, ये तर्कुतंतु का निर्माण, तर्कुतंतुओं का निर्माण होने लगता है। फिर देन मेटाफेज अवस्था आएगी, जिसमें अपन ने पहले देखा ही था। मेटाफेज अवस्था आएगी जिसमें क्रोमोसोम जो है अधिक संघनित होकर के, छोटे और अधिक संघनित होकर के मध्य में आ जाते हैं। मध्य में व्यवस्थित होने के कारण इसे मेटाफेज अवस्था कहा जाता है। मध्य में आकर के ये ध्रुवों से तर्कुतंतुओं के द्वारा जुड़े होते हैं। और देन इसके बाद एनाफेज अवस्था आएगी। एनाफेज अवस्था में इसमें तर्कुतंतु जो है गुणसूत्र से जुड़े होते हैं और जब इनका विभाजन होगा तो गुणसूत्र बिंदु से आधे क्रोमेटिन इधर चले जाएंगे और आधे क्रोमेटिन इधर चले जाएंगे, यानी कि ये स्थिति, ये मान लीजिए ये स्थिति रहेगी। ठीक है, ये स्थिति। तो आधे क्रोमेटिन इधर चले जाते हैं, आधे इधर रह जाते हैं। यहाँ गुणसूत्र बिंदु से इनका विभाजन होता है और यहाँ पर क्या होता है? गुणसूत्र बिंदु रे क्रोमेटिड का विभाजन होता है। ये यौन विभाजन होता है और यहाँ पर यौन विभाजन होता है। बस फर्क इतना ही है और बाकी पूरा समसूत्र विभाजन का ही पूरा प्रोसेस जो है मेटाफेज में होता है। मेटाफेज से एनाफेज में ये गुणसूत्रों का विभाजन होकर के ये ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगते हैं। देन टेलोफेज में जो है गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच करके केंद्रक द्रव्य जो है चारों ओर एक झिल्ली बना लेते हैं, जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, तथा केंद्रिका इसमें दिखाई देने लगती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 से 4 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब 4 पुत्री केंद्रकों के निर्माण के बाद यहाँ पर विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ाई था कि जंतु कोशिका है तो कोशिका झिल्ली, संकीर्णन या विदलन, और अगर पादप कोशिका है तो पट्ट निर्माण, कोशिका द्रव्य पट्ट निर्माण। अगर कोशिका झिल्ली संकीर्णन होता है तो कोशिका बाहर से अंदर की ओर कोशिका विभाजन होगा, और अगर पट्ट निर्माण है तो ये मध्य से शुरू होकर के बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा और इस तरह से कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। और कोशिका द्रव्य विभाजन से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो इस तरह से
4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अतः अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है 4 पुत्री कोशिकाओं का मातृ कोशिका n है, उससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार पुत्री कोशिका n, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n है, आदि है। यानी एकमात्र कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n है, उससे 4 पुत्री कोशिका एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित या n होती है। यह अर्धसूत्री विभाजन है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है और अर्धसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन में अंतर क्या है। दैट्स ओके, थैंक्स।